मेरे को अच्छी कैसे है और खराब कैसे है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के एडवांटेज बताओ और डिसएडवांटेज भी बताओ, कोई भी सर ये बच्चा। लिखने में हेल्प करता है और चलने में। चलने में हेल्प करता है, ठीक है, और कैसे, और किस में हेल्प करता है? सर लिखने सर में। फ्रिक्शन चलने में भी हेल्प लिखने करता में है। भी है, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। हम अपने कॉपी पर लिख रहे हैं तो हम जो पेन की जो हमारी टिप है वो हमारे अगर कॉपी पे चल रही है, ब्लैक बोर्ड पे चल रही है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से चल रही है। यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कुछ फायदे बताओगे, कोई और बताए आप? किसी भारी चीज को मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना तब भी, धक्का देके। उसमें फ्रिक्शन का रोल क्या होगा बेटा? धक्का देके। तो उसमें तो फ्रिक्शन रोकता है, ले जाने में हेल्प नहीं करता। ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। हाँ, डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि इस ऐसे हमारा फ्रिक्शन, हमारी लाइफ फ्रिक्शन का हमारी जिंदगी में होना बुरा है। और बुराइयां बताओ, फ्रिक्शन की कुछ बुराइयां बताओ सर भाई। वियर एंड सर टियर ऑफ कभी ज्यादा मशीन। फ्रिक्शन हो जाता है तो फिर हमारे गाड़ियों के इंजन वगैरह जल जाते हैं। वाह वाह वाह, दिस इज हाई लेवल की बात है। हम हाई लेवल की हाई अब आप बताना चाह रहे हो कि सर हम हाई लेवल की बातें करते हैं, लो लेवल की यस बातें नहीं करते। यस सर। भाई हाई लेवल की बात है, इंजन के वियर एंड टीयर होता है। और हम मोबिल ऑयल जो डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती सर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें बाइक्स में ग्रीसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, सर्विसिंग की कम जरूरत पड़ती, हमारे टायर कम घिसते, यस है कि सर। नहीं? यस अगर सर। फ्रिक्शन नहीं होता तो देखो कहीं पे तो इसका फायदा भी है और कहीं पे इसके लॉसेस भी है। कहीं पे तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं और कहीं पे हम इसको कम करना चाहते हैं। जैसे आप देखोगे कि हमारी जो फोर व्हीलर्स होती है उसमें ब्रेक लगाते हैं जब हम, तो ब्रेक शू और पहिए के बीच में वहां पे हम चाहते हैं फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि जैसे ही हमारे कोई अचानक सामने आए हम ब्रेक लगाएं और गाड़ी रुक जाए। वहां पे हमें फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होती है। लेकिन जब हम पहिए की बात आती है तो पहिए के अंदर हम ग्रीसिंग करते हैं जिससे कि फ्रिक्शन कम से कम हो जाए। करते हैं कि नहीं ऐसा? यस सर। यस सर। फ्रिक्शन बेटा, हम नहीं बोल सकते कि फ्रिक्शन बुरी चीज है और ना ये बोल सकते हैं कि अच्छी चीज है। एक्चुअली इट डिपेंड ऑन एप्लीकेशन, कि हम कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आप वियर एंड टीयर इंजन वगैरह में देखोगे, अंदर इंजन के देखोगे तो लगेगा ये बहुत बुरी चीज है, फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे इंजन इतनी जल्दी खराब नहीं होते। लेकिन इंजन को चलाने के लिए और रोकने के लिए तो फ्रिक्शन ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इंजन बना के करते क्या अगर वो खड़े ही रहते एक जगह पे तो? क्योंकि चलने में हेल्प और रुकने में हेल्प तो फ्रिक्शन ही करता। तो फ्रिक्शन अगर इंजन के बाहर देखोगे तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंदर देखोगे तो फ्रिक्शन हमारी बुरी चीज है। तो ये बात हुई हमारी फ्रिक्शन के बारे में ओवरऑल। तो हम थोड़ा सा बेसिक कम पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने ओवरऑल आइडिया पहले ही दे दिया आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास में जो हमारा एग्जाम में आने वाली चीज है। ठीक है, तो हमारे फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है? आप देखोगे इंटरलॉकिंग, देखो इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग देखो कम से कम हो रही होगी। देखो ये जो ब्लॉकिंग है ये कम हो रही है, और इसमें देखो स्टैटिक में ज्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। एक्चुअली में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से भी होता है। जैसे एक बात बताओ, ये चिपके हुए रखे हुए हैं, तो क्या इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा होगा? सर यस सर। तो इनकी वजह से भी, इसकी वजह से, प्लस इस इंटरलॉकिंग की वजह से। देखो स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है, तब हमारा इंटरलॉकिंग ज्यादा है। और जब हमारा काइनेटिक यानी कि मोशन में है तो इंटरलॉकिंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। यस सर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। सारी बात समझ में?
when there is a only tendency of relative motion between surface but there is no relative motion, सिर्फ कोशिश कर रहा हो मोशन में आने की, मोशन कर नहीं रहा हो, सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हो, मोशन में ना हो ऑब्जेक्ट, तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। वो अगर मोशन में एक बार आ गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भाग जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन मना कर देता, भाई अब हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, नाराज हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है। तो फिर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है एक्चुअली में, जैसे अब क्या होता है, F इक्वल टू म्यू एन, F इक्वल टू दोनों, वैसे दोनों के लिए फ्रिक्शन अगर मैं बोलूं F इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, जहां पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, और आप काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करोगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। आई बात समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देखोगे हमारा एक्चुअली में इस लिमिटिंग कंडीशन को मैं अभी आगे समझाऊंगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एक। जैसे मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को खींचना चाह रहा हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मान लो आपकी कार खड़ी हुई है घर के सामने, वो काफी टाइम से बंद है, उस मतलब खड़ी हुई थी तो बैटरी उसकी खराब हो गई, पहले एक जन उसको धक्का लगा रहे हैं, एक जन धक्का लगा, तो कैसे लगाते हो, पहले आप थोड़ा सा आगे ले जाते हो फिर पीछे आती है, पहले ऐसे ऐसे करके करते हो, गाड़ी करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे करते हो, क्यों ऐसे करते हो भाई, ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि आप सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को हटाना चाहते हो पहले, कि एक बार स्टैटिक फ्रिक्शन हट गया ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो वहां पे एक्चुअली में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, बट वो सिमिलर होता है स्टैटिक और काइनेटिक की तरह, हम स्टैटिक ही मान लेते हैं अभी। तो होता क्या है, तो आप मूव करने से पहले क्या हमें जब तक रेस्ट पे है, रेस्ट से मोशन पे लाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और एक बार मोशन में आ जाती है तो हमारी स्पीड अपने आप सेम फोर्स से स्पीड बढ़ने लग जाती है कंटिन्यूअसली। ऐसा होता है, यस सर। ऐसा एक्चुअली होता है। तो होता क्या है, वहां पर आपकी लिमिटिंग कंडीशन आती है। जैसे अगर अगर मैं बोलूं कि मेरा किसी एम वेट का, कैपिटल एम वेट का मेरा ऑब्जेक्ट है, एम जी मेरा नीचे की तरफ लग रहा है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, और एफ फोर्स कोई खींच रहा है इसको, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लगेगा, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन लगेगा। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तक लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे 10 न्यूटन, जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू हुई है मेरी 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन, और ये है मेरा 0.5 कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 5 न्यूटन आएगी कि नहीं, यस सर। म्यू एन 5 न्यूटन आएगी। और मान लो मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, 1 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। यही तो, इसी को तो बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी आगे देखेंगे ग्राफ, ये जो ग्राफ है ना वो वही बताना चाह रहा है कि जितना आपका फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स उतना ही अपोज करेगा, अनटिल अनलेस कि वो जो अप्लाइड फोर्स है जब मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू, या फिर बोले उसको क्या बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होगा अगर अप्लाइड फोर्स, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, अदरवाइज फ्रिक्शन फोर्स उसको मूव नहीं करने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कि 5 बच्चे खींच रहे हैं एक कार को, जैसे एक कार है, जैसे कार, ये गाड़ी है, ब्लॉक है, चलो ब्लॉक है, यहां से एक रस्सी से बंधी हुई है ये गाड़ी, यहां पे एक पेड़ है, ये आपका ट्री है, ये जो रस्सी है वो 100 न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, अगर 100 से ज्यादा हुआ तो टूट जाएगी, ठीक है। आपने यहां पर 10 न्यूटन अप्लाई किया, तो रस्सी बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स से खींचेगी, 9
10 न्यूटन से। भाई रस्सी को 100 न्यूटन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 10 Yes, से वो sir. खींच रहा है, 10 से खींच दो तो ऑब्जेक्ट रुका रहेगा। अगर ये 20 से खींचेगा तो 20 से खींचेगी ये। Yes, sir. और अगर ये 40 से 50 से खींचेगा तो 50 से, अगर ये 99 से खींचेगा तो 99 से, और 100 से खींचेगा तो 100 से। लेकिन अगर 101 से खींचेगा ना तो ये अपने हाथ खड़े कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू या फिर मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. अब हम आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन पे। काइनेटिक फ्रिक्शन इतना समझो कि जैसे ही आपका स्टैटिक फ्रिक्शन भागता है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आना शुरू हो जाएगा, स्टैटिक भाग जाएगा। इस ग्राफ को हम अभी नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। देखो यार ध्यान से, यहां से यहां तक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आया म्यू एस, यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन आया भाई। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन आया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, आपकी वैल्यू मैक्सिमम तक पहुंची। लेकिन Yes, sir. जैसे ही यहां पे क्या हुआ, मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन स्टार्ट हो गया। मोशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, मोशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हुई, कम हुई, एक वैल्यू हो गई। ये वैल्यू किसकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन की। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो फिर हमेशा कांस्टेंट है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, वो आप चाहे 10 मीटर पर सेकंड पर ऑब्जेक्ट को दौड़ाओ, चाहे 50 मीटर पर सेकंड पर दौड़ाओ, चाहे 100 मीटर पर सेकंड पर दौड़ाओ, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। आ रही बात समझ में? फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगी। यस यस यस। देखो क्यों होती है कम, एक चीज और देखें, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो इंटरलॉकिंग एंड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से लगता है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो इंटरलॉकिंग प्लस इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगता है। कि दो एटम एक दूसरे की, जैसे ये सरफेस है एक मेरा और ये कोई दूसरा सरफेस है, इन दोनों की जो एटम है ना, पास पास में पास पास में पास पास में, इन दोनों के एटम्स के बीच में भी एक इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसकी वजह से, और इंटरलॉकिंग हो रही होगी, इन दोनों की वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और लेकिन काइनेटिक ओनली इंटरलॉकिंग की वजह से। इसीलिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आपका हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। या फिर बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यही बात समझ में? कोई डाउट Yes, sir. No, sir. कोई डाउट तो नहीं है No, sir. भाई? No, sir. Repeat करो सर। ठीक है, हम देखते हैं कि जो मैंने लिमिटिंग कंडीशन बताई है उसको एक बार देख लेते हैं। कि माना कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मेरा 1 kg। तो 1 kg मास है, ये mg नीचे की तरफ लगेगा। mg मतलब 1 × 10, कितना, 10 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन में कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। और उस पर एक फोर्स लग रहा है, मान लो कोई फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लग सकता है, मान लो 8 न्यूटन का, 8 न्यूटन का उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। और म्यू एस की वैल्यू दे रखी है हमें, मान लो म्यू एस की वैल्यू है 0.5 और म्यू के की वैल्यू है 0.4। तो यहां से देखो कि अगर मेरा यहां पे मेरा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ, एफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू देखो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लग सकती है, कि म्यू एस इक्वल टू जी म्यू एस इंटू एन, यानी कि 0.5 इंटू 10, 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है स्टैटिक। सिमिलरली काइनेटिक कितना लग सकता है, 0.4 इंटू 10 यानी कि 4 न्यूटन। अब जरा इस टेबल को समझिएगा ध्यान से। देखो जब मैंने कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं किया, ये एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स।
ये क्या है आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका नेट फोर्स है। ये स्टैटिक लगेगा फोर्स या काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ये वो बताएगा। ये रिलेटिव मोशन ऑफ और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कि टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन की या नहीं है, और ये बताएगा नेट एक्सीलरेशन। तो ये हमने क्या किया, एक एक पॉइंट करके फोर्स को बढ़ाया। जैसे मान लो हमने अप्लाइड फोर्स रखा 0, तो फ्रिक्शन फोर्स 0 लगेगा, नेट फोर्स भी 0 होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा उस टाइम। नाइदर टेंडेंसी नॉर एक्चुअल रिलेटिव मोशन, न तो कोशिश कर रहा है मूव करने की, ना मूव होगा, और एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर मान लो मेरा 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया उसी ब्लॉक, 2 न्यूटन अप्लाई किया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, देखो 2 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है, 2 न्यूटन लगेगा। भाई 2 न्यूटन हमारा मैक्सिमम कितना लग सकता है, 5 न्यूटन लग सकता है स्टैटिक। तो जब तक 5 तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो स्टैटिक ही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंडेंसी टू मूव, कोशिश कर रहा है मूव करने की लेकिन मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक हमारा स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 रहेगा। सिमिलरली आपने 4 न्यूटन अप्लाई किया फोर्स, तब भी फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, 4 न्यूटन हो गया भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन, टेंडेंसी टू मूव, मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0। सिमिलरली अगर आपने 5 न्यूटन अप्लाई कर दिया इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई किया है, तब भी क्या होगा, स्टैटिक ही रहेगा, मोशन में नहीं आएगा। टेंडेंसी रहेगी मोशन की लेकिन एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अगर आपने 6 न्यूटन कर दिया, अब क्या होगा भाई, अब आपने स्टैटिक फ्रिक्शन जो वैल्यू थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भाग जाएगा, कौन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस पॉइंट से हमारा कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां से अब फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की 4 न्यूटन, ये हमेशा मैक्सिमम ही लगती है 4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन के अकॉर्डिंग इसका एक्सेलरेशन F इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स कितना है मेरा 2, एम कितना है मेरा 2 1 सॉरी 1, M1 है ए, तो ए कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इसका है। कोई दिक्कत किसी को भाई। सर जैसे कि हमारे पास एक अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन फोर्स है, उसमें से जो हाँ, मतलब फोर्स बच रही है उसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। यस यस। जब तक अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हमारी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं होगी, तब तक हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। एट द यस सर। वर्ज ऑफ मोशन, इस कंडीशन को जो है ना, ये वाली कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम एट वर्ज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, एट ERGE वर्ज ऑफ मोशन। मतलब जो अप्लाइड फोर्स है जस्ट इक्वल टू है आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू के। इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन होंगे आगे चल के। अगर आप 8 न्यूटन का फोर्स भी अप्लाई करोगे तब भी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन 4 ही न्यूटन लगेगा। अब देखो नेट फोर्स आपका ज्यादा हो गया 4 न्यूटन, तो F इक्वल टू एम ए लगाओगे। अब F कितना है मेरा 4 न्यूटन अप्लाइड, सॉरी नेट, ये 1 है तो ये ए है, इक्वल टू 4 न्यूटन पर सेकंड मीटर पर सेकंड उसका आ गया। कोई दिक्कत किसी को भाई। नो सर। ओके, तो यहां पे हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन क्लियर हुई सबको, है भाई। यस सर। ओके, यस सर। अब हम जरा ये क्वेश्चन करो भाई, इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बेस है क्वेश्चन, करो भाई।
बेटा अब ओनली प्रीति को स्क्रीन दिख रही है, बाकी लोगों को दिख रही है? यस सर। यस ओके सर। ओके बेटा, हो सकता है प्रीति आपकी शायद नेटवर्क का इशू हो, मे बी। अन्य का आंसर आया बेटा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg एट रेस्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, force having the coefficient of friction, surface having the coefficient of friction, static friction coefficient है 0.2 and kinetic friction coefficient है 0.15. Find the friction force if horizontal force applied force, अगर आपका applied force 1 न्यूटन हो तब आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है, 1.96 न्यूटन हो तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है, और 2.5 न्यूटन हो तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा। एक्चुअली में ये एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चन है, बट कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट। ऋषि गाल्टा के तीन आंसर आए हैं, 9.8, 1.76 एंड 2.3। ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बेटा। 9, जब हम अप्लाइड फोर्स हमारा
9.8 कोई है ही नहीं, तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा कैसे लग सकता है? ये तो वही बात हो गई कि मैं कार में आगे की तरफ धक्का लगा रहा हूँ 1 न्यूटन, मेरे को पीछे की तरफ मिलता है 10 न्यूटन, मजा आ जाए भाई ऐसा हो जाए तो। आरुषि, यस सर। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, थोड़ा थिंक प्रैक्टिकली। हाँ, जो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो हो सकता है भले ही गलत हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल, वो आंसर हो सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड अगर 2.5 कर रहे हो सकता है 2.3 फ्रिक्शन लग जाए, या फिर अप्लाइड अगर आप 1.96 कर रहे हो तो हो सकता है फ्रिक्शन 1.76 लग जाए। लेकिन अगर अप्लाइड आप 1 न्यूटन कर रहे हो और 9.8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। ओके चलो, देखो लिमिटिंग वाली कंडीशन देखेंगे अपन। देखोगे आप, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमारा माना कि इसका मास है 1 kg, तो डाउनवर्ड लग रहा है, व्हाइट पेज है ये, कलर अच्छा नहीं दिखेगा, ग्रीन ले लेते हैं। तो डाउनवर्ड दिखेगा क्या, इसका mg, और ये होगा इसका n। तो mg क्या होगा भाई, mg होगा आपका कितना, 1 × 10, और 10 नहीं 9.8 लो, क्योंकि 9.8 के अकॉर्डिंग ये रखा है ना, 9.8 यानी कि 9.8 न्यूटन क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन भी सेम हो जाएगी 9.8 न्यूटन, और हमारा फ्रिक्शन फोर्स कहीं इधर लगेगा, Fr = μm। कोई दिक्कत यहां तक भाई? देखो, पहले हम क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन वो निकाल लेते हैं, यानी या बोलूं मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि एफ एस क्या है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरा 0.2 है, तो 0.2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा भाई, 8.6 और 1.96 होगा कि नहीं है भाई? यस सर। अरे बोलो। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग सकता है। सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लो भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या है मेरा 0.15 इंटू एन क्या है मेरा 9.8। ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में, म्यू के कितना होगा भाई, अरे बोलो। 0.030। 0.030 भाई से भाई, आई थिंक 1.47 नहीं होगा। देखो जीरो आप बोल रहे हो, 0.030 कैसे हो सकता है? देखो, अगर आप देखोगे इसको 10 के अबाउट भी मानोगे तो 1.5 के आसपास होना चाहिए था, होना चाहिए क्या था नहीं? अरे इसको अगर 10 के आसपास भी 1.47। मानोगे तो 1.5 के आसपास होना चाहिए, तो 1.47 न्यूटन होगा। बेटा कैलकुलेशन थोड़ा सा सुधारो अब अपनी, आपको कंसेप्ट आता है, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक किए हो तो ब्लंडर हो जाएगा, तब भी आपका आंसर तो गलत ही रहा ना, तो फायदा क्या रहा आपका पढ़ने से? तो कैलकुलेशन थोड़ा सुधारो। ठीक है, अब हम देखते हैं ए को, ऑप्शन ए, इसको ले लेते हैं। चलो फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या कहना चाहता है अभी। फर्स्ट कह रहा है हमसे कि अगर मैं F = 1 न्यूटन अप्लाई करूं तो 1 न्यूटन, अगर मैं 1 न्यूटन अप्लाई करूं तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। अच्छा देखो, F इज लेस देन क्या है, Fs। अगर मेरा Fs से छोटा है F, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा बेटा? अगर मेरा अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मेरा अप्लाइड फोर्स के इक्वल लगेगा, यानी कि F के इक्वल लगेगा कितना, 1 न्यूटन। आ रही बात समझ में बच्चों? यस सर। तो आज आ रही है ना बात समझ में? अब देखो हम सेकंड को देखते हैं, बी ऑप्शन को देखते हैं। बी में कितना अप्लाई कर रहा है, F = 1.96, यानी कि यहां पे मेरा F इज इक्वल टू मेरा Fs है।
अब देखो जब सेम है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल लगेगा? एफ के इक्वल लगेगा, क्योंकि मेरा मैक्सिमम कितना स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ही लग सकता है 1.96 न्यूटन। जब आप सी ऑप्शन को देखोगे, मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है? 2.5 न्यूटन। 2.5 न्यूटन है, यानी कि एफ इज ग्रेटर देन एफ एस। नाउ ऑब्जेक्ट will be will start moving, will start moving। देखो इसमें अगर ये छोटा है तो हमारा किस में रहेगा? ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और अगर ये इक्वल है तब भी किस में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो अगर मेरा अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो मूविंग कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टार्ट मूविंग हो गया तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के इक्वल। एफ के कितना निकाला? 1.47। तो एक तो आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये। बोलो भाई चमका कि नहीं चमका? यस सर। यस सर। है? ठीक है। अब जरा ये क्वेश्चन बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? हैंड रेस करिएगा। एक चीज मैं बता दूं कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ऑप्शन सी तो आपका गलत नहीं है, ये तो 100% श्योर है। अब बाकी तीनों को देखो। अच्छा कल की आपकी छुट्टी है? नो सर, स्कूल स्कूल। स्कूल खुलेगा तो फिर ठीक है, मॉर्निंग में आपकी डीएसएस सेशन ले लेते हैं, ठीक है? क्योंकि सचिन सर अभी छुट्टी पे हैं, तो कल ले लेते हैं और एक परसों ले लेते हैं। तो 1 से 25 तक क्वेश्चन हम करेंगे मॉर्निंग में, ठीक है? यस सर। यस सर। 1 से 20 तक या 25 तक जो भी होगा अकॉर्डिंगली क्वेश्चन, अगर कम पूछे तो अपने 25 तक कर लेंगे। फिर उससे अगले दिन फिर 25 से 50 तक देखेंगे। आई थिंक 45 क्वेश्चन होते तो 20 तक भी कर लेंगे या 25 तक कर लेंगे, देखेंगे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है किसी का, एक नेहा कुमारी का, और किसी का आंसर आया कोई? बी लिन का? बेटा आप कुछ नहीं बोल रहे हो आजकल। बी लिन का यस सर। आप कुछ कैसे नहीं बोल रहे हो बेटा? समझ में नहीं आ रहा है क्या? नो सर। समझ में नहीं आ रहा? सर इससे पहले वाला। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन बाकी अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है? यस सर, आया सर। अच्छा ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। ठीक है, ओके। तो देखो हमें यहाँ बोला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, हमें गलत गलत देखना है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या करता है? अपोज करता है रिलेटिव मोशन का। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होती है उसका अपोज करता है। तो ये बात तो सही है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यस, हमारी लिमिटिंग वैल्यू होती है वो म्यू एन होती है, तो एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यस, ये भी करेक्ट है हमारा। तो आप थर्ड को देखोगे, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल ये बात भी करेक्ट है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। देखो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डायमेंशन बोली है इसने, तो एफ क्या होता है मेरा? म्यू एन होता है। तो म्यू इक्वल टू एफ अपॉन एन। तो इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है और इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। तो एक्चुअली में दिस हैव डायमेंशन है। नो डायमेंशन and no unit।
यूनिट्स। तो इसकी न तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। क्लियर है भाई? यस सर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, करो भाई इसको। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम shown in the figure. The coefficient of kinetic friction between trolley and surface is 0.05. G आपको 10 मीटर पर सेकंड उसका ले लेना है। तो मास ऑफ द स्ट्रिंग इज निग्लिजिबल एट नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, और कहीं कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है। तो आपको ट्रॉली एंड ये 2 kg का मास जो है, इन दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन निकालना। करो भाई।
दो बच्चों का आंसर आया भाई, दो बच्चों का आंसर आया है। ठीक है, तान्या बेटा आंसर बताओ। तान्या, सर ऑप्शन ए 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, ओके। बिलिन का सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो, इसको क्या करते हैं, टू कैलकुलेट द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम का एक्सिलरेशन आपको पता करना है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड ब्लॉक इज, यानी कि इन दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, यानी कि फ्रिक्शन होगा मेरा एफ आर इक्वल टू म्यू एन। तो म्यू कितना होगा, एन कितना होगा बेटा, ये 10 है तो 10 जी होगा, 100। इसके इक्वल क्या होगा, एन होगा, तो 10 जी होगा ना। तो म्यू कितना है मेरा, 0.0, या फिर चलो क्या एन की जगह पे एम जी लिख सकता हूं, म्यू के एम जी हो जाएगा मेरा फ्रिक्शन फोर्स, होगा कि नहीं यस सर। यस भाई। सर। एन हमारा यहाँ पे एम जी के इक्वल होगा, माना कि इसमें टेंशन आपका टी है और इसका वेट मेरा जो था 2G डाउनवर्ड लग रहा है मान लो, और इसका मतलब टी ऊपर भी लगेगा इसमें। यहां तक सबको क्लियर हुआ कैसे किया है ये? यस सर। सर अब हम क्या करते हैं, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑन 10 kg ब्लॉक। किसी पे भी अप्लाई कर लो, पहले 2 kg पे कर लो चाहे 10 kg पे कर लो, और माना कि ये ब्लॉक मेरा इधर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन इधर है, इसका इधर है, तो इस डायरेक्शन में अप्लाई करना है आपको। तो T माइनस के एफ आर इक्वल टू एम ए। टी कितना है आपको पता नहीं है, T माइनस एफ आर आपको पता है म्यू के एम जी, म्यू के एम जी। तो म्यू के क्या है भाई, म्यू के क्या है मेरा 0.05, यही है ना आपका म्यू के। यस सर। तो 0.05 इंटू एम कितना है मेरा, एम 10 kg है, यस 10 सर। इंटू जी कितना है मेरा 10 इक्वल टू एम 10। कितना है 10 इंटू ए। तो यहां से कितना आ जाएगा टी माइनस, तो देखो ये जीरो ये जीरो, ये इन दोनों पॉइंट के चक्कर में ये जीरो जीरो चले जाएंगे, तो क्या बचेगा सर। टी माइनस के 5 इक्वल टू 10 ए। इक्वेशन 1 मान लो इसको। कोई दुविधा है किसी को यहां तक? नो सर। ठीक है। सिमिलरली फॉर ब्लॉक 2 kg ब्लॉक, सिमिलरली फॉर 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक। अब 2 kg ब्लॉक पे आओगे, 2 kg ब्लॉक पे क्या होगा हमारा, 2G माइनस टी, 2G माइनस के टी इक्वल टू 2A, होगा कि नहीं। अब देखो 2 इंटू 10 माइनस के टी इक्वल टू 2A, यानी कि 20 माइनस के टी इक्वल टू 2A। इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए एक्चुअली में एक्सिलरेशन। ए की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करें, ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन 1 1 and 2। एंड, देखो लेफ्ट लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड करो, राइट राइट को राइट साइड में। तो क्या करो, टी माइनस के 5 प्लस 20 माइनस के टी इक्वल टू 10A प्लस 2A। 2A। देखो टी माइनस का है, ये टी प्लस का है, तो देखो 20 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो कितना बचेगा 15 बचेगा इधर, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12A, यानी कि ए हो जाएगा मेरा 15/12। तो कितना आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका इतना? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, थोड़ा सा लेट हो जाएगा चलेगा है भाई। यस सर। यस सर।
ठीक है, ओके। थोड़ा सा लेट लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ गया, ये इसका सॉल्यूशन है। कहाँ गया वो क्वेश्चन, एक सेकेंड। ये रहा। इस क्वेश्चन को और करो भाई, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करो। A system consists of three masses m1, m2, m3 connected by a string passing over a pulley P. The mass m1 hang freely and m2, देखो मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को एक्चुअली, आप ठीक है। देखो m1 अगर क्या मैं मान लूं कि m1 मेरा इधर लग रहा है m1 G और इधर लग रहा है मेरा T, ठीक है। तो और मैं मान लेता हूँ ये A लग रहा है इधर, तो इधर मान लिया मैंने, इधर भी मेरा T लग रहा है और इधर लग रहा है E, तो दोनों ब्लॉक को मैं एक ही सिस्टम मान सकता हूँ क्या, क्योंकि दोनों के दोनों साथ ही तो मूव करेंगे। Yes, sir. यस और नो, ठीक है भाई, दोनों को एक Yes. साथ मान लिया मैंने। और हमारा एक्चुअली दे रखा है उसने m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, तो मैंने मान लिया कि ये 2m मास का मेरा कोई ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है। अब उसने बोला क्या है, ऑन द रफ टेबल है, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन आपका म्यू है, यानी कि क्या इन दोनों ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, एफ आर इक्वल टू म्यू एन मतलब म्यू इंटू 2mg। देखो एम जी इसका नॉर्मल रिएक्शन, 2mg नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा, बेटा बताओ, कोई दिक्कत किसी को, No, sir. यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखो, हम अगर मैं इसको एक ही ब्लॉक मानूं तो मेरा एक्चुअली में होगा क्या, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 2m, जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कितना, 2μmg, और इस पे इधर फोर्स लग रहा है t, और एक्सेलरेशन मेरा इधर। कोई दिक्कत, ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक को मैंने एक ही ब्लॉक मान लिया है। तो इस पे अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करूं तो क्या होगा, t माइनस के 2μmg इक्वल टू 2ma। कोई दिक्कत किसी को भाई, No, sir. हाँ कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब मैंने इसको मान लेते हैं, चलो सॉल्व, सारी चीजें वेरिएबल फॉर्म में ही है तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली अब मैं ब्लॉक, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक की बात करो, चलो इसको अलग कलर से ले लेते हैं, इसको इस कलर से ले लेते हैं। अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो माना कि ये ब्लॉक है मेरा, ये मेरा मास है m, इस पे m1 mg ही मान लो, क्योंकि m1 आपका m2 m3 सीधा mg के इक्वल, m के इक्वल है, और इधर मेरा t है और g मेरा इधर लग रहा है, यही है इस ब्लॉक के साथ में। Yes, sir. Yes, sir. इस ब्लॉक पे अप्लाई करो, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ अप्लाई करो, mg माइनस के t, ये g नहीं ये a है, mg माइनस के t इक्वल टू ma, इक्वेशन Yes, 2 sir. होगी। कोई दिक्कत किसी को भाई। No, sir. सिमिलरली आप क्या करो, आपको इसमें भी क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ही निकालना है, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही निकालना है। नाउ Equation 1 and 2 को add कर। इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो जरा, देखो क्या होगा इधर, t माइनस के 2μmg Plus प्लस mg minus mg में। माइनस के t इक्वल टू क्या होगा, 2ma प्लस ma। में। कोई दिक्कत किसी को। No, sir. अब देखो t से तो t कैंसिल हो गया भाई, अब mg और माइनस के 2mg में से mg कॉमन ले लूं, mg कॉमन लिया तो Yes, क्या आया, sir. 1 माइनस के 2μ हुआ इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर आप देखोगे 3ma हो जाएगा, अरे 2ma प्लस ma 3ma, तो m से Yes, आपका sir. m कैंसिल हो गया। तो अगर मैं a निकालना चाहूं तो 3 को इधर भेज दो, तो g/3 इंटू 1 माइनस के 2μ, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन सी, g/3 1 माइनस के 2μ। Yes, sir. क्लियर है बेटा सबको,
देखो क्वेश्चन दिखने में टफ सा लग रहा था लेकिन इजी क्वेश्चन है, वही वही कंसेप्ट है, बस जो रोप पुली वाला कंसेप्ट था वही है, सिर्फ इसमें एक चीज बढ़ी है, फ्रिक्शन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ा। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके देन। तो अब आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जरा बता दो मेरे को एक बार फास्ट फास्ट फॉरवर्ड में। स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन में स्टैटिक स्टैटिक एंड काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। और हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ा था। यस सर। सर और क्या पढ़ा था? क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। नो सर। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन किए आज हमने, हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्टी आई हो क्लास में, बट अच्छे क्वेश्चन किए। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये हैं। तो आपको 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, 5 क्वेश्चन को करिएगा, एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, तो खा लीजिएगा इस हलवे को, ठीक है? सीजन भी चल रहा है ना गाजर के हलवे का। यस सर। बोलो यस ठीक है, ओके। आपका टाइम ओवर कर दिया आज मैंने, कोई बात नहीं, कभी कभी ओवर भी हो जाता है, कभी कभी पहले भी छोड़ देते हैं, यस सर। ठीक है? Yes, ओके, बाय एवरीवन।